प्रयागराज से जो खबर आ रही है दर्शकों तक पहुंचाए कि कोरोना के जैसे संक्रमण बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, सीलिंग की कार्रवाई बढ़ रही है। कैसे? शहर के 21 नए क्षेत्रों में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अगले 14 दिन तक कोई भी आवागमन नहीं होगा। इससे पहले शहर के 107 क्षेत्रों को सील किया गया था। तेलियरगंज हो गए, गोविंदपुर हो गए, चक रघुनाथ नैनी हो गया, अल्लाहपुर हो गया, जॉर्ज टाउन हो गया, दरभंगा कॉलोनी, कल्याणी देवी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सील किया जाएगा। इसका मतलब ये समझ पा रहे राजेंद्र जी कि यहां इस एरिया में कंटेनमेंट जोन ज्यादा होंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन होंगे और कुल मिला के अब ऐसे क्षेत्रों को बाकी क्षेत्रों से अलग करने के लिए सील करना ही पड़ेगा। तो 21 नए शहर होंगे। ये नाम बेहद अहम है। जो लोग प्रयागराज से हैं वो ध्यान से देखें कि ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर आने जाने पर मनाही रहेगी, पाबंदी रहेगी। यहां आने जाने से पहले सोचना पड़ेगा क्योंकि सील करना ही पड़ रहा है। कुल 128 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां ये सील करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। आज भी सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य सभी प्रतिष्ठान आज बंद रहेंगे। कई शहरों में सैनिटाइजेशन का काम भी आज किया जा रहा है। पहले दिन लॉकडाउन का बहुत मिला जुला असर दिखाई दिया था। आज दूसरा दिन वीकेंड लॉकडाउन का और आज भी सैनिटाइजेशन का काम जारी रहेगा। जरूरी सेवाएं ही परमिटेड रहेंगी, उन्हीं की इजाजत रहेगी। बाकी सब कुछ आज बंद रहेगा। साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का काम होगा। कोरोना की चेन को तोड़ने की दिशा में ये वीकेंड लॉकडाउन कितना सफल होता है, इसका अनुमान हम आने वाले कुछ हफ्तों के बाद कर पाएंगे। राजेंद्र जी, देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि उसके बाद भी आंकड़ों में गिरावट हमने दर्ज होती देखी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस सैनिटाइजेशन का कुछ असर दिखे। बिल्कुल, अभी फिलहाल आंकड़े ऊपर की ओर ही जाते हुए आने वाले कुछ हफ्तों में शायद हमें प्रभाव दिखाई दे वीकेंड लॉकडाउन का। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी से, नितिन उपाध्याय आगरा से। लखनऊ चलते हैं पहले विवेक के पास। आज दूसरा दिन वीकेंड लॉकडाउन का, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है विवेक जमीन पर? जी राजेंद्र, लखनऊ में देखिए लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बताया जा सकता है। यहाँ के चूंकि यहाँ पर संक्रमण सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 42 लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये जो आंकड़े हैं डराने वाले, लगातार 20, 25 और 16 और 17 तारीख को 35 और 36 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह से संक्रमण की दर लखनऊ में बढ़ गई है, उस तरह से लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन पहले ही लगा दिया था। बाजारें बंद कर दी थी बड़े व्यापारियों ने, और उसके बाद जब शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो उसका पूरा असर देखने को मिला है, व्यापक असर देखने को मिला है। इस समय हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हजरतगंज चौराहा है जो शहर का हृदय स्थल है। यहाँ पर सुबह जो 9 बजे के आसपास भीड़ होती है, लेकिन यहाँ सभी रास्ते बंद हैं। और जो इक्का दुक्का आपको नज़र आ रहे हैं, जो कारों से, स्कूटर से या पैदल चलते हुए, साइकिल से चलते हुए, वो लोग ज़रूरतमंद हैं और अस्पताल जाने या ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं। इसमें ज़्यादातर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सफाई के लिए टीमें निकली हैं। चूँकि सैनिटाइजर 2 दिन का जो लॉकडाउन लगा है उसमें सैनिटाइजेशन का काम पूरा होना है, तो सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। जो संडे है, बाकी सारे तो दफ्तर बंद ही हैं, लेकिन नगर निगम का जो आवश्यक सेवा है वो जारी है। रोडवेज सेवाएं जारी हैं, चूँकि यहाँ पर लखनऊ में बाहर से आने वाले जो कामगार हैं, प्रवासी हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं, तो रोडवेज बसें भी जारी हैं। जो सार्वजनिक वाहन हैं, बसें हैं, टेम्पो हैं, ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, वो सब बंद कर दिए गए हैं और सेल्फ लॉकडाउन लगाए। लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को ये जिम्मेदारी है, ये एहसास है कि अगर उन्होंने जरा सी भी लापरवाही की तो इस शहर में मुसीबत आ सकती है। बिल्कुल विवेक, और कहना नहीं चाहिए लेकिन वाकई ये डर, ये सहमापन लोग महसूस कर ही रहे हैं। वो परिस्थिति दिख भी रही है। अब रुक कर लेते हैं काशी का, वाराणसी का, वहां जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी हैं। नीतीश, बताइए कहाँ किस जगह पे खड़े हैं आप? और देखिए, माना जाता है कि बनारस के लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं, सुबह के वक्त चहलकदमी रहती है, उनकी ऐसी आदत रही है बहुत लंबे वक्त से। अभी पिछले कुछ दिनों से क्या महसूस कर रहे हैं आप, खासकर आज कैसी परिस्थिति?
लता, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ सुबह के वक्त चहलकदमी रहती है और लोगों की आदत रहती है कि घरों से बाहर निकल जाएं, वो आदत तो छूटने वाली नहीं है, चाहे वो कोरोना हो या कुछ भी हो, चाहे वो खतरा दुनिया भर का हो, लोगों को परेशान करता हो, लेकिन लोग निकल जरूर रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सन्नाटा रोजाना की तरह आपको नहीं दिखेगा, लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, ये लोग भी आप अपना देखिए, ये लोग आगे, और इसके साथ ही आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। चारों तरफ आपको लोग आते जाते, साइकिल से लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कल स्थिति थी उससे आज नियंत्रित है। वो वजह भी हो सकती है, इसको लोग कह सकते हैं कि आज रविवार है। रविवार का दिन काशी में लोग कहते हैं कि छुट्टी का दिन होता है तो लोग घरों में हैं। लेकिन प्रशासनिक तैयारियों की बात करें स्नेहलता, तो प्रशासनिक टीम सड़कों पर है, मोहल्लों में है, गलियों में है। आज भी जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो किया जाएगा। दोपहर तक आज पूरा कार्य पूरी तरह से करना है और इसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी इनका जो होगा रुख होगा कि वहाँ पर भी आज सैनिटाइजेशन का कार्य करना है। तो कोरोना अपने पांव लगातार पसार रहा है। आंकड़े लगातार 2000 के ऊपर है स्नेहलता, आंकड़े कहीं भी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में आम जनता को समझना होगा कि आप गैर जरूरी चीजों के लिए, चहलकदमी करने के लिए सड़क पर ना निकले, अपनी गलियों में ना निकले। कहीं कोरोना इलाका कौन सा है? ये लंका है? कौन सी जगह पे खड़े हैं आप? इस वक्त हम गिलट बाजार क्षेत्र में खड़े हैं। आप ये देख भी लीजिए, ये देखिए, ये युवा हैं, ये साइकिल से अपना चले जा रहे हैं। पता नहीं इनको कौन सा काम है, लेकिन ये चले जा रहे हैं। सामने देखिए, एक लड़का है वो चला आ रहा है। ठीक है, तो लोग कहीं भी समझने को तैयार नहीं है में। और प्रशासनिक टीम इन्हें जागरूक कर सकती है, इन्हें बता सकती है। ठीक है, लेकिन जो गंभीरता आपकी बात से समझ में आ गया, इन तस्वीरों से बहुत स्पष्ट है नीतीश की जो गंभीरता, जो सीरियसनेस इन हालात में दिखनी चाहिए लोगों में, वो कहीं मिसिंग है। आगरा चलते हैं और वहां का हाल जानते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े। नितिन, क्या आगरा में भी वाराणसी जैसा हाल है या लखनऊ जैसी स्थिति है? वहां पर लोग गंभीर दिखाई दे रहे हैं इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर। देखिए, वीकेंड लॉकडाउन के बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस समय खबर आ रही है कि आगरा के जेडी अस्पताल में 3 लोगों की खबर ऑक्सीजन क्राइसिस से नजर आ रही है। यानी ऑक्सीजन की जो भयावहता है उससे समझा जा सकता है कि आगरा में किस तरह से बड़े स्तर पर इस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज बनी हुई है। और आगरा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जिसने अपना नाम नहीं जाहिर करने के नाम पर बताया है कि इस समय आगरा में 45 मीट्रिक टन इस समय ऑक्सीजन की डिमांड पहुंच गई है और आगरा में इस समय 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है। 2 बजे के बाद मोदी नगर और रुड़की से जो मीट्रिक टन जो कैप्सूल भरे ऑक्सीजन के वो पहुंचेंगे, लेकिन 9 बजे से लेके 2 बजे से लेके 3 बजे तक जो बीच का 5 से 6 घंटे का वक्त है, वो वहाँ किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सांसों का आपातकाल बना हुआ है, लगातार डिमांड और सप्लाई के बीच गैप बना हुआ है। ऐसे में आगरा के तमाम अस्पतालों ने अपने मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि आगरा के तमाम अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगरा के जयदीप अस्पताल में आज सुबह 3 मरीजों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हो गई है। रात में भी कई सारे मरीजों की मौत ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से हो गई है। तो इस समय आगरा में स्थिति बद से बदतर हो चली है। प्रशासन पूरी तरह से उस डिमांड को मीट आउट करने में असफल नजर आ रहा है। सांसें फूली हुई हैं। रात भर जिलाधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है। कई सारे अस्पतालों ने अपने बाहर ये बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है कि नो ऑक्सीजन, और किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, आप अपने मरीजों को यहाँ से ले जाना शुरू कर दें। तो कुल मिला के बड़ी खबर यह है कि आगरा के एक निजी अस्पताल में थोड़ी देर पहले 3 मरीजों की मौत ऑक्सीजन क्राइसिस से हुई है। और 15 मीट्रिक टन का एक बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। ऑक्सीजन की किल्लत से 3 मरीजों की जान आज सुबह गई है। और आप जो गैप बता रहे हैं डिमांड और सप्लाई का, 30 मीट्रिक टन सप्लाई हो रही है, 45 की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये इतना बड़ा गैप कितने जल्दी, क्योंकि यहाँ घंटों का मसला नहीं है, यहाँ मिनट पर सांसें टिकी हुई हैं। आप सभी का शुक्रिया विवेक, नीतीश, नितिन, आपने जो हालात दिखाए हैं। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा बड़ी खबर की ओर। जो नितिन ने बताया कि आगरा में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ा गैप है। सारे प्लांट्स पर शॉर्टेज है सप्लाई की। कई अस्पतालों में आपूर्ति ना के बराबर है। कुछ घंटों के बैकअप पर कई अस्पताल टिके हैं।
अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश ने अब भी जानकारी दी है, इसमें हम जोड़ देते हैं एडिशन के साथ, क्योंकि वो लाइव पर थे। उन्होंने ये बताया कि 3 मरीजों की जान जाने की खबर भी मिल रही है और जो रुड़की से कैप्सूल आना है वो 2 बजे आएगा। यानी अब से 2 बजे का वक्त आगरा के लिए बड़ा मुश्किल बीतने वाला है। तमाम अस्पतालों के लिए, तमाम मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए और खुद डॉक्टर्स के लिए इलाज कैसे कर पाएंगे? मुश्किल घड़ी आगरा के लिए। और इसी बीच गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो इस महामारी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे और पुलिस ने इनके पास से भरे और खाली मिलाकर 101 सिलेंडर्स बरामद किए। पुलिस इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई भी कर रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीर। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया कालाबाजारी के आरोप में। जनपद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप गाजियाबाद जनपद के उप महानिरीक्षक श्री अमित पाठक ने टीमें गठित करी गई। इसमें जनपद की कोतवाली, शहर कोतवाली, नंदग्राम थाना एवं स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चला के दबिश दी। इस दबिश के दौरान 101 भरे एवं खाली सिलेंडर बरामद हुए हैं। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम जावेद एवं आकिल है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें आईपीसी की धारा, महामारी अधिनियम की धारा और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में कोरोना सैंपलिंग करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर घायल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये खबर है जहां लोगों का गुस्सा मेडिकल टीम पर निकला। और कोरोना ने बेशक इस वक्त हर ओर हाहाकार मचा कर रखा है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 के नाम पर आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। संभल से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक बेटा बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल ने शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए की मांग की। कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव सौंपे। मामला संभल सदर के एशियन हसीना बेगम L2 अस्पताल का है, जहां अंश सिंह का यह आरोप है कि उनके माता पिता राजेश सिंह और माता निशा सिंह को करीब 3 दिन पहले कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ ने लापरवाही बरती और उनकी कोरोना से शनिवार को मौत हो गई। और हद तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 का बिल भरने की मांग करने लगा। इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। जहां इस दौर में तमाम लोग मानवता को बचाने में लगे हैं, कानपुर में ऑक्सीजन के नाम पर 18,000 में खुलेआम ब्लैक बेचा जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये बड़ी खबर है। पीड़ित लोगों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी से शिकायत की। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक खत भी लिखा है। कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिला प्रशासन ऑक्सीजन प्लांटों में कालाबाजारी को लगाने में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पंकी दारानगर स्थित ऑक्सीजन C13 गैस प्लांट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब इस वक्त पे सांसों की सौदागरी करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अब ऐसे में वो जाएं तो जाएं। यहाँ पर शिकायत की विधायक से और एक वीडियो लीक हुआ है, ये वायरल हुआ है, जिसके बाद ये आरोप लग रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रतीश का रुख करते हैं। रतीश, ये बताइए, एक प्लांट से तो ये वीडियो वायरल हो गया, और किस तरह के इनपुट हैं, कैसे हालात हैं?
देखिए, एक प्लांट का ये वीडियो सामने आया है। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और वायरल वीडियो ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की काला बाजारी में कैसे लोग संलिप्त हैं। 18,000 रुपए में खुलेआम ब्लैक कर ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे थे और पीड़ित लोगों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी से जब इस बात की शिकायत करी तो उन्होंने इस वीडियो को देखा और वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से इसकी शिकायत करी है। लोग लगातार भाग रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन कालाबाजारी जोरों पर है, चाहे वो दवाओं को लेकर के हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर के हो। और उसके बाद ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी सूचित किया गया विधायक के द्वारा। और अब ऑक्सीजन प्लांटों में लगातार जो सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है उसकी जांच की भी बात जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन कालाबाजारी को रोक पाने में जिला प्रशासन और पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। क्या कह रहे हैं? हम वीडियो वायरल होगा दिखाएंगे तभी एक्शन होगा। ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए, लगातार जैसे ही ये वीडियो वायरल होते हैं और सामने आते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, वो ये बात करते हैं कि नोडल अधिकारी इस मामले में तैनात कर दिया गया। एडीएम सिटी और एडीएम एफआर को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कानपुर नगर में तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी और उसके बाद ये भी तय किया गया था कि हर ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एक एसीएम, एक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बावजूद इसके रतीश ये हालात हैं, ये परिस्थिति है कि कालाबाजारी से लोग बाज नहीं आ रहे क्योंकि उनके भीतर डर नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर होती तो एक नजीर पेश होती और बाकियों में भी डर बैठता कि कालाबाजारी नहीं कर सकते, वो भी इस वक्त। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना कहर दिखाई दे रहा है बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी, और इसकी एक भयावह तस्वीर कन्नौज से सामने आई है। यहाँ पर सरकारी आंकड़ों में लोगों की मौतों की संख्या भले ही 2 से 5 प्रतिदिन दिखाई जा रही हो, लेकिन इसकी हकीकत शमशान घाटों में एक के बाद एक जलती चिताओं को देखकर समझी जा सकती है। रोज बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 18 अप्रैल से पहले इन शमशान घाटों पर 18 से 20 शव आते थे अंदाज औसतन एक दिन में। अब 50 से ज़्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। कन्नौज जिले में 2 से 3 स्थानों पर लोगों के शवों को अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक शमशान घाट का है, जबकि दूसरे शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा ही नहीं मिल पाया है। बड़े शहरों के बाद कोरोना ने अपना कहर अब छोटे शहरों पर भी बरसाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पुल पर खड़े हैं और जहां पर अपनी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी हिला कर रख देगी। लाइन से यहाँ पर 100 रखे हुए गए हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कई 100 जल चुके हैं, कई 100 जल रहे हैं, कई 100 को जलाने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ एक घाट की बात है। दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पर भी लगातार 100 वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो तस्वीर इतनी भयावह है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 5 प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीर है वो 50 से 100 से ज़्यादा तस्वीर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 18 अप्रैल के बाद से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़े हैं। यहाँ के जो शमशान घाट कर्मचारी, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 तारीख के बाद से लगातार 50, 60, 70, 80 ऐसे 100 आ रहे हैं, यहाँ पर जलने के लिए आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है। अब ये मौत कोरोना से हो रही है या किसी अन्य बीमारियों से हो रही है, इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आपको होशियार रहना है। एबीपी न्यूज़ आपको भी आगाह करता है, आपसे निवेदन करता है कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको पालन करते रहे, तभी आप सुरक्षित है। नहीं तो आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। कन्नौज के बाद बात करते हैं सोनभद्र की, जहां टैंकर ने पिकअप को टक्कर मारी है। इस हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे के वक्त पिकअप में 26 लोग सवार थे। पिपरी थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर रोड पर यह हादसा पेश आया है। शक्तिनगर मार्ग पे जो है गाढ़ा बैरियर के पास एक पिकअप गाड़ी और बलकर गाड़ी भी जोरदार टक्कर हुई, जिसमें जैसे पिकअप गाड़ी में सवार लगभग 25-26 लोग सवार थे, जो इस जगह से बच्चे का मुंडन करा कर वापस लौट रहे थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई जो है, जिसमें 2 महिलाएं और 1 आदमी है और लगभग जो है 5-6 लोग सीरियस हैं जो है, और इन लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं।